डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ेंगे। हम देखेंगे कौन से ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं, ठीक, कोई ऑब्जर्वेशंस है तो उस पर भी, और एडिशनल नॉलेज, ठीक है, ये ऑल विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक यू हैव सीन in the union budget 2011 and 12, full exemptions from the basic custom duty was extended to the bio-based asphalt, जिसे bio asphalt. What is the importance of this material? Unlike the traditional bioasphalt, bioasphalt is not based on the fossil fuel. Okay, bioasphalt can be made from the non-renewable resources. Bioasphalt can be made from the organic waste material. It is eco-friendly to use bioasphalt for the surfacing of the road. लाइक अब इसको कैसे अटेम्प्ट करें, जैसे कि सबसे 1 2 3 4 सबसे इजी स्टेटमेंट और सबसे जनरल स्टेटमेंट जो गलत नहीं हो सकता वो ये है, स्टेटमेंट नंबर 4। क्यों? क्योंकि इको फ्रेंडली, ऑफ कोर्स यूपीएससी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग कि इको फ्रेंडली है ना, और कुछ ऐसी चीज़, कोई नई चीज़ अगर बात कर रहे हैं या बायो बेस्ड बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल बेस्ड बात कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव होती है, उसको गलत करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो फोर्थ अगर सही है तो हम अगर एलिमिनेशन करें तो पहला स्टेटमेंट हमारा गया, ठीक, पहला ऑप्शन गया, फिर बचा बी सी डी, ठीक है। फिर अच्छा आप देख लोगे कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अनलाइक द ट्रेडिशनल बायोस्फाल्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द फॉसिल फ्यूल। बायोस्फाल्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द फॉसिल फ्यूल, इट इज़ राइट थिंग, है ना। बायोस्फाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे हो सकते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स होंगे ना, क्योंकि नॉन कोल से थोड़ी ना बनेगा, बन सकता है बायो बेस्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया गया होगा, तो रिन्यूएबल रिसोर्स होगा। तो सेकंड वाला गलत हो जाता है, और पहले और दूसरा एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। उसमें लिखा है फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड नहीं है, फिर कह रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोनों एक ही बात हो गई, तो दोनों सही नहीं हो सकते ना। तो 1 अगर करेक्ट है तो 2 अगर गलत हो जाएगा, ठीक। अगर सेकंड हमारा गलत होता है तो हम डायरेक्ट कम टू द ऑप्शन बी, दैट इज़ द आंसर। अच्छा ये तो हो गया अब ट्रिक बेस पे। अब इसमें एडिशनल नॉलेज क्या है, जैसे बायो बेस्ड एसफाल्ट जो होता है वो रेसिड्यू ऑफ द क्रूड ऑयल रिफाइनरी को बोलते हैं, रेसिड्यू ऑफ द क्रूड ऑयल रिफाइनरी। अच्छा कोल्ड मिक्स एसफाल्ट और हॉट मिक्स एसफाल्ट में तो कौन सा बेनिफिट ज़्यादा अच्छा आता है? तो कोल्ड मिक्स एसफाल्ट इज़ मच मोर एफिशिएंट देन द हॉट मिक्स एसफाल्ट। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? इस चीज़ को मैंने इसलिए लिखा हो क्योंकि आगे आप जब PYQs करोगे तो वहाँ पर ये कोल्ड मिक्स एसफाल्ट और हॉट मिक्स एसफाल्ट को मेंशन किया है, दैट्स व्हाई आई राइट हेयर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following: carbon dioxide, oxide of the nitrogen, oxide of the sulfur. Which of the following is the emission from the coal combustion at the thermal power plant? तो इसमें पूछा गया कि कोल थर्मल पावर प्लांट से कौन कौन से एमिशंस, कौन कौन से गैसेस निकलती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता ही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता ही होगा। हाउ कैन यू श्योर अबाउट इट कि CO2 निकलता है बट NO2 नहीं निकलता है, या सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलता है? आप श्योर नहीं हो सकते ना, हो सकता है कि कोई ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा हो, कोई कम अमाउंट में निकल रहा हो, निकल तो रहा होगा ना। तो एमिशन बेस्ड कभी भी क्वेश्चन आया तो यू विल गो विद द ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सैटेलाइट used फॉर द टेलीकम्युनिकेशन relay are kept in a geostationary orbit. A satellite is said to be in such an orbit when the orbit is geosynchronous, the orbit is circular, the orbit lies in the plane of the Earth equator, and the orbit is at altitude of 22,236 kilometer. As you have seen कि the orbit is circular, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, ठीक है, मे बी, आई डोंट नो। ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर, आई डोंट नो, हो सकता है कि ये सही हो या गलत हो, आई डोंट नो। अच्छा फोर्थ पढ़ते हैं। द ऑर्बिट इज एन एल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर। वाई दे मैंशन ऑफ डाटा दैट इज़ करेक्ट? अगर वो मैंशन कर रहे हैं तो डाटा इज ऑलवेज, योर फैक्ट इज ऑलवेज, मतलब मोस्टली रॉन्ग देखा गया, ठीक है। जैसे 22,000 यहाँ पर 236 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है वो 22,000 की जगह पे 35 हो, या फिर क्या नाम है 35,000 हो, है ना, या 36,000 हो, मतलब फैक्ट है ना अल्टीट्यूड, तो वो गलत हो सकता है। फैक्ट आर जनरली रॉन्ग, मैंने लिखा भी, फैक्ट आर जनरली रॉन्ग, ठीक है। तो 4 अगर मैं काटता हूँ, तो अगर 4 मैंने काट दिया तो डायरेक्टली मैं आंसर पे आ गया।
मुझे और कोई स्टेटमेंट अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ठीक है, नहीं चेक कर रहा हूँ तो इट्स ओके। ठीक है, अच्छा इस पे एडिशनल नॉलेज क्या है कि जैसे जियो सिंग स्टेशनरी ऑर्बिट यूज़ इन द कम्युनिकेशन सेटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट में। ठीक है, ऑर्बिटल पीरियड जो होता है अर्थ रोटेशन पीरियड के बराबर होता है। ओके, लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट उसको बोलते हैं, एंड आल्सो कॉल्ड द जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट। तो ये थी एडिशनल नॉलेज। ओके, now let's comes to the next question. India has experienced persistent and the high food inflation in the recent past. What could be the reason? Due to the gradual switch over to the cultivation of the commercial crop, the area under the cultivation of food grain has steadily decreased in the last 5 years by about 30%. Okay, as a consequence of the increasing income, the consumption pattern of the peoples have undergone a significant change. The food supply chain has structural constraint. अच्छा, आपको ये जैसे क्वेश्चन है इसमें आपने देखा कि एक एक स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं, इसमें अगर मुझे सही करना होगा तो कौन सा करेंगे, गलत करना होगा तो कौन सा करेंगे। जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट है, कह रहा है फूड सप्लाई में कुछ ना स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है। इन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर कि वो कंस्ट्रेंट क्या है, या इंफ्रास्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम है, या सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, या फिर लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। दे डोंट मेंशन, दे जस्ट मेंशन द स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। ठीक है, हो सकता है। ठीक, एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग इनकम द कंजप्शन पैटर्न ऑफ द पीपल्स हैव अंडरगॉन अ सिग्निफिकेंट चेंज। बिल्कुल कंजप्शन पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो ये भी करेक्ट है। अगर 1 और 2 और 3 करेक्ट है, ठीक है, 1 पे आते हैं। कह रहा है ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप, द एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन हैव स्टेडली इट मीन्स द वर्ल्ड द एग्जेक्टिव they use is extreme, like I have mentioned the extreme words. These are the extreme words, जैसे steadily है ना, जैसे कि completely, elimination, these are the extreme words, and UPSC mostly go with the wrong statement. Such statements are generally wrong in the UPSC statement PYQs as I have noticed. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अगर मैंने काट दिया, पहला स्टेटमेंट काट दिया, तो 2 और 3 हमारा आंसर है, और डैट इज लेट्स कम टू द डायरेक्ट आंसर 2 एंड 3 एंड ऑप्शन बी। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट प्रेजेंट द साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजिशन ऑफ द जीन्स और DNA सीक्वेंस ऑन अ क्रोमोसोम्स। हाउ डज दिस knowledge benefit us? Okay, it is possible to know the pedigree of a livestock. It is possible to understand the cause of all the human disease. It is possible to develop the disease resistant animal breed. सबसे इजी क्वेश्चन कहा जाता है ऐसे टाइप में कि इट इज़, अब जैसे कि पहला स्टेटमेंट, इट इज़ पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ अ लाइफ स्टॉक। ठीक है, पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ऑल द ह्यूमन डिसीज। कोई भी ह्यूमन डिसीज होगी आप सबका बता देंगे, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना। इट्स अ क्वाइट एक्सट्रीम, ऑल, आई हैव मेंशन ऑल एज एक्सट्रीम वर्ड। ठीक, तो सेकंड अगर मैंने काट दिया, तो सेकंड अगर मैं काटता हूँ तो डायरेक्टली देख रहा हूँ मैं ऑप्शन सी पे आ रहा हूँ, और दैट इज़ द आंसर। इट इज़ पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइफ स्टॉक, ये करेक्ट है। इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप द डिसीज रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है दोनों। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कुछ है नहीं है एडिशनल नॉलेज। ओके, in terms of economy, the visit by the foreign nations to witness the 19 Commonwealth Games in India amount to, एक्सपोर्ट होगा, इम्पोर्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, कंजप्शन होगा। ओके, ऐसे समझिए, फॉरेनर्स आपके यहाँ इंडिया आए, ठीक है, फॉरेनर्स अगर कोई भी चीज़ वो खरीद रहे हैं तो वो क्या देंगे, वो अपना देंगे तो ठीक है, वो पैसा ही देंगे, ऑफकोर्स की बात है, पैसा ही देंगे। तो पैसा अगर देंगे तो वो अगर उनका देखा जाए तो उनका वो क्या है, जैसे कि मनी क्या है, तो उनका मनी है डॉलर। ठीक, तो डॉलर को कन्वर्ट करा के देंगे ना, तो डॉलर हमारे यहाँ आ रहा है कहीं ना कहीं। अगर वो कंजप्शन, कोई भी सर्विस, कोई भी कहने में गुड्स का कहने में कंजप्शन कर रहे हैं, तो वो दे क्या रहे हैं, डॉलर देंगे। तो डॉलर अगर दे रहे हैं तो वो क्या होगा, एक्सपोर्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ पर अगर कोई चीज़, वो फॉरेनर्स कुछ उसका यूज़ कर रहे हैं, कोई गुड्स का ले रहे हैं, या वो गुड्स जो है बाहर जा रहा है, तो तो एक्सपोर्ट ही रहा है ना। इन द सेंस, जैसे इसमें मैंने लिखा भी है, भारत में फॉरेनर कुछ लेंगे तो डॉलर ही देंगे ना, एक्सपोर्ट ही होगा ना। तो यू विल गो विद द ऑप्शन ए, एक्सपोर्ट ही हो रहा है। इट्स टू इजी, है ना। नेक्स्ट, माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आर कंसिडर्ड सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। वाई? दे यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस।
दे यूज़ अ वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सब्सटेंट, ठीक है। दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, दे यूज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सर्टेन ऑर्गेनिज्म। मे बी कि ये सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दे यूज़ अ वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सब्सटेंट, है ना। अगर क्वेश्चन पे आते हैं, इन्होंने कहा है माइक्रोबियल फ्यूल सेल। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म समथिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समथिंग दैट इज बायोटिक, लाइक बायो बेस्ड। बायो बेस्ड दैट इज मतलब कि ऑर्गेनिक कुछ होगा, है ना। तो अगर ऑर्गेनिक इन्होंने मेंशन किया तो वाई दे मेंशन अबाउट द इनऑर्गेनिक एंड यूज ऑफ द इनऑर्गेनिक थिंग, है ना। दे यूज अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एज सब्सटेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो सकता है। अगर सेकंड मैंने काट दिया तो मैं देख रहा हूँ कि मैं ऑप्शन या तो ए के साथ जा रहा हूँ या तो ऑप्शन सी के साथ जा रहा हूँ। तो थर्ड वाला पढ़ते हैं, दे कैन बी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, इंस्टॉल्ड इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन द वाटर एंड द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट है, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट है तो करेक्ट है। तो वी शुड गो विद द ऑप्शन सी 1 and 3 एंड दैट इज़ द आंसर, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो हो गया, क्वेश्चन को हमने कर लिया। अब आगे जैसे जैसे मैं पी वाई क्यूज़ करूँगा या आप ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जो हम एरर पैटर्न्स देख रहे हैं वो एरर पैटर्न्स आगे बहुत रिपीट होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की थीम रिपीट होती है और वो क्वेश्चंस की थीम जब रिपीट होती है ना तो एरर पैटर्न्स भी रिपीट होते हैं, ठीक है। एरर पैटर्न्स भी रिपीट होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन, जिससे ये एक एरर पैटर्न है क्या, ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक का दिखे या वहाँ पर इनऑर्गेनिक का, तो आप एक बार थोड़ा सा रुक के सोचिएगा कि वहाँ पर क्या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो नहीं गलत किया गया है। तो यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट यू विल बी केयरफुल व्हेन यू सी सच काइंड ऑफ एरर पैटर्न्स, ठीक है। आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया है। Okay, now let's come to the next question. Which one of the following statement approximately describe the fiscal stimulus? Fiscal stimulus, okay, it is a mass. अब देखो यहाँ पर लेंदी स्टेटमेंट, जैसे कि ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करें इसको। It is a massive investment by the government in the manufacturing sectors to ensure the supply of the goods to meet the demand surge caused by the rapid economic growth. Okay, it is an intense affirmative action of the government to boost the economic activity in the country. Okay, it is the government intensive actions on the financial institution to ensure that disbursement of the loans to the agriculture and allied sectors to promote the food productions and the contained food inflation. Okay, it is extreme affirmative action by the government to pursue its policy of the financial inclusion. Okay, financial inclusion, positive word. Financial inclusion is a positive word, मतलब it is a keywords. Okay, next देखते हैं हम। ओके, आते हैं फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस मतलब क्या, फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना। इसका मतलब होता है फिजिकल रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब होता है फिजिकल, स्टिमुलस का मतलब होता है फिजिकल रिस्पॉन्स। हाउ कि हम क्या बोलते हैं कि अपने फिजिकल को कैसे कम करें, फिजिकल डेफिसिट को कैसे कम करें, ठीक है। हम इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करें, ठीक है। अच्छा, जैसे मुझे मान लो ये क्वेश्चन नहीं पता है, फिजिकल स्टिमुलस बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, आप कोई बात नहीं, तब कैसे करें। तो अच्छा, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जैसे ऑप्शन 1 को ऑब्जर्व करो, ऑप्शन 2 को ऑब्जर्व करो, ऑप्शन 3 को, ऑप्शन डी को। यहाँ पर आप देखोगे सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स का गेम, है ना। कि अगर, अच्छा आप एक चीज़ बताओ, यूपीएससी में अगर उन्होंने ऑप्शंस को गलत करना होता, ठीक है, तो वो एक ही टॉपिक को या एक ही वर्डिंग में दो चीज़ क्यों बनाएंगे, आप बताओ, क्यों ही ऐसा करेंगे। या अगर यहाँ पर अगर उनको मेंशन करना होता तो कुछ समथिंग वर्ड्स को चेंज कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप इसमें देखो कोई सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स, और ए और सी में कोई सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, बट आप बी और डी में देखोगे तो सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स दिखेंगे। मैंने देखो अंडरलाइन भी किया हुआ, हाईलाइट किया है। इट इज़ ए इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, देख लो। टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री, टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब समझ में आ रहा है ना कि बी और डी में ही हमारा आंसर होगा। अच्छा ठीक है, अब बी और डी में हम आ गए। अब हमें कैसे पता करना है यार बी में या डी में, क्योंकि 50-50 आ गए, अब आपको अटेम्प्ट तो करना ही करना है। तो अब बी कैसे जाएं, आप देखोगे तो एक्सट्रीम यहाँ लिखा हुआ है, एक्सट्रीम, सच स्टेटमेंट, सच वर्ड्स आर टू एक्सट्रीम एंड इट शुड बी लो चांस टू बी करेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम एफर्मेटिव एक्शन नहीं होगा, इट इज़ इंटेंस एफर्मेटिव एक्शन।
ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, तो आप जाओगे बी के साथ। तो यहाँ पर दो चीज़ यूज़ हो रही है, एक होता है सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स का एरर पैटर्न में देखें, और सेकंड चीज़ क्या यूज़ हो रही है कि एक्सट्रीम वर्ड्स का। ठीक, तो यहाँ अगर दोनों चीज़ हो रही हो तो अब आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हो। तो या तो स्किप करो, या तो फिर आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करो जो आगे हेल्प करेगी। और सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स पे अभी आप देखोगे इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलते आगे। 9, क्वेश्चन नंबर 9, द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल इन द Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? Like the presence of the prominent tropospheric turbulence and the inflow of the chlorofluorocarbon, and the presence of the prominent polar fronts and the stratospheric cloud and the inflow of the chlorofluorocarbons. The absence of the polar front and the stratospheric cloud, inflow of the methane and the chlorofluorocarbon, increased temperature at the polar region due to the global warming. देखो, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 8, वही चीज़ क्वेश्चन नंबर 9 में भी फॉलो हुई है। क्या? सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स एज आई हैव मेंशन। ठीक, अब इस पे आओ। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ पोलर फ्रंट एंड द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। फिर यहाँ पर भी वही मेंशन है, पोलर फ्रंट एंड द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ठीक, मतलब अब इन्होंने देखो दो चीज़ एक ही जगह मेंशन की है। एंड और भी चीज़ें देख रहे हो, इनफ्लो ऑफ द मीथेन एंड द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनफ्लो ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब बी और सी में तो आंसर होगा। ठीक, डी मैं काट देता हूँ। ए में भी है, देखो प्रेजेंस ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इन्फ्लो ऑफ द फोटोक्लोरोकार्बन। ठीक है, मतलब ए बी सी। ठीक, ओके। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पर एडिशनल वर्ड्स डाले गए हैं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ द प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। यहाँ पर सिर्फ ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड टर्बुलेंस के बारे में मेंशन है, मतलब यहाँ पर एडिशनल डाला होगा और कुछ नई चीज़ डाल ली है, तो मतलब ठीक है, तो ये हमें काट देता हूँ। ठीक है, बी सी में आ गए हम। अच्छा, बी सी में देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी मीथेन ऐड किया गया। ओके, यहाँ पर भी प्रेजेंस, देखो यहाँ से हम ले सकते हैं प्रेजेंस, फिर उन्होंने एब्सेंस मेंशन किया है। ठीक, दो बार अगर इन्होंने प्रेजेंस मेंशन किया है तो मतलब कि है कि ठीक है वो प्रेजेंस ही होगा यहाँ इस वर्ड पे तो प्रेजेंस होगा। ठीक, और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ मीथेन ऐड है, यहाँ पर नहीं है, तो ठीक है, हो सकता है कि मीथेन काफ़ी इट इज़ क्वाइट फेमस वर्ड, हो सकता है मीथेन गलत कर दें। बट पोलर फ्रंट इज़ नॉट अ क्वाइट फेमस, इट इज़ सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इट इज़। तो यहाँ पर अगर मेंशन करें तो वो गलत नहीं करेंगे। तो बी और सी में अगर मुझे जाना हो तो मैं बी के साथ जाऊँगा। अब प्रोबेबिलिटी के साथ भी आप जा सकते हो, प्रोबेबिलिटी में आप अंडरलाइन करके देख लो। ठीक है, प्रेजेंस ओके, ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ठीक है, यहाँ पर फिर वही आ गया, इनफ्लो ऑफ द फ्लोरोक्लोरोकार्बन। तो ये आप अगर प्रोबेबिलिटी के साथ होगे तब भी बी है, तो आंसर इज डी। ओके, नाउ थोड़ा सा मानते हैं ट्रिकी है, समझने में टाइम लगेगा, बट यू विल गो विद द 2 और 3 टाइम्स दिस लेक्चर, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू कन्वे द मैसेज। ठीक है, एरर पैटर्न्स को हमें समझना है, और जैसे जैसे एरर पैटर्न्स हम समझेंगे वैसे वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10-10 करते हैं क्योंकि 20-20 मिनट की वीडियो से ज़्यादा लंबी नहीं जाएंगी। तो कंसिडर फॉलोइंग एक्शंस विच द गवर्नमेंट कैन टेक, द डिवैल्यूइंग डोमेस्टिक करेंसी, रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, adopting suitable policies which attract the greater FDI and the more funds from the FFI. So which of the following actions can help in reducing the current account deficit? CAD is a kind of something, ये कॉन्सेप्ट है, बजट से ही आता है, रिलेटेड करने मतलब इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट ही है कैड। ठीक है, अच्छा आपको समझने के लिए सिंपल समझो, करंट अकाउंट कुछ ऐसा अकाउंट होता है जैसे कि जो कैपिटल से ना रिलेट करता हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ की जिसमें आपका मतलब फिजूल का खर्चा हो रहा हो, ऐसे समझ लो। टू बी वेरी लेमन लैंग्वेज समझते हैं, बहुत ही फिजूल का खर्चा हो रहा है। ठीक है, अच्छा पूछा है इसमें कि रिड्यूस करने कौन कौन से एक्शंस जो है वो गवर्नमेंट या लेंगे कि कैड को रिड्यूस करें। ठीक, फिजूल खर्चे को कम करें। ओके, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी। अगर हम डोमेस्टिक करेंसी को जब हम डिवैल्यूएट करते हैं, डिवैल्यू मतलब कि पैसे को हम लोग सस्ता कर रहे हैं, पैसे को सस्ता कर रहे हैं, तो देखोगे जब अगर पैसा सस्ता हो रहा है, यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर जैसे कि एक पेन है, ठीक है, एक पेन अगर कहने में 10 रुपये का है, अगर वो आपको 5 रुपये में मिले तो आप पेन नहीं खरीदोगे क्या? खरीदना चाहोगे ना, आप सोचोगे यार मेरे पास 10 रुपये हैं, मैं 2 पेन खरीद लेता हूँ यार, एक ही पेन क्यों खरीदूंगा, क्योंकि वो 5 रुपये का है, पहले 10 रुपये का था तो खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है
कि अगर जब डिवैल्यू होता है पैसा, जब सस्ता होता है तो क्या होता है, फॉरेनर्स कहते हैं कि यार ये तो पैसा इनका सस्ता हो गया, मतलब इनका पैसा तो कम है, मतलब अब मुझे अगर 1 किलो क्या बोलते हैं एप्पल्स अगर लेने हैं, तो वो जो मुझे 80 रुपये में पड़ रहे थे या 100 रुपये में पड़ रहे थे, वो अब मुझे कितने 80 रुपये में पड़ रहे हैं। तो यार क्यों ना मैं क्या नाम है फिर इसको भाई मतलब 20 रुपये तो बच रहा है ना, 20 रुपये का कुछ और मैं खरीद लेता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है हमारा, ठीक है। और ऐसे में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो हम देख रहे हैं अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा मतलब ज़्यादा पैसे थोड़ा बहुत आएंगे, मतलब पैसा इन द सेंस कि रुपीज़ थोड़ा ज़्यादा आएगा। अब जो चीज़ वो एक चीज़ खरीदा था वो दो चीज़ खरीदेगा, ठीक। तो ऐसे में क्या है, मैं एक्सपोर्ट बढ़ा तो पैसा आया, ठीक है, ओके, भले चाहे वो कम पैसा आएगा लेकिन ठीक है, मतलब वैल्यू कम होगी बट क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, भाई अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी कम हम कहने में कम कर देंगे तो भाई वो चीज़ महंगी नहीं हो जाएगी। आप खुद दिमाग लगाओ, अगर क्या नाम है गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि भैया अगर 10 रुपये की चीज़ है, 6 रुपये हमको देने थे, 4 रुपये गवर्नमेंट दे रही थी, अगर गवर्नमेंट कहेगी हम 2 रुपये देंगे तो हमें भैया 8 रुपये देने पड़ जाएंगे ना उसके। तो ऐसा तो हम वो चीज़ फिर हम क्यों लेंगे, वो तो हमारी महंगी होगी, बल्कि हमें 6 रुपये की जगह 5 रुपये करो मेरा, तभी तो आप करोगे। तो ये चीज़ तो गलत हो गई सेकंड वाला स्टेटमेंट। अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट द ग्रेटर FDI एंड मोर फंड्स फ्रॉम द FI, हाँ ये करेक्ट है। FDI आ रहा मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मतलब क्या है, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, तो बूस्ट करेगी, ठीक है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 3, ठीक है, मतलब 1 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा और डी के साथ मैं जा रहा हूँ। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, और ही एग्जाम्पल के साथ और ही लेमन लैंग्वेज में, ओके। अब जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पर एडिशनल नॉलेज है, जैसे करेंसी हेजिंग होती है, कॉन्सेप्ट है ये भी। अच्छा, ये भी क्या करता है, रिड्यूस करता है रिस्क को फ्रॉम द फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट। हालांकि ये भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, बट आप अभी इतना मत समझो, बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो बताना कैसा है, अगर सीरीज़ आपको पसंद आएगी, आपको PYQ लगाओ आप, क्योंकि अभी आप PYQ लगाओगे ना, जितना जितना देखो, जितना आप PYQ देखो सिर्फ, ठीक, इस लेक्चर के साथ आप देखो PYQ, है ना। स्टार्टिंग में अगर आप जब PYQ देखोगे ना तो आपका डर खत्म होगा, पहले आप अपना फियर खत्म करो जितना भी है। जब आपका फियर खत्म हो जाएगा तो 50% बैटल्स आप ऐसे ही जीत गए, ओके। 50% बैटल आप ऐसे ही जीत गए, ठीक। अब बचा 50%, वो मैं बता दूंगा। देखो, नॉलेज इज सुप्रीम, क्योंकि मेरे टैग में ही स्लोगन में ही मेंशन है कि नॉलेज इज सुप्रीम, ठीक है। एक संस्कृत का स्लोगन आप देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है, तो वो उसमें उसका मतलब ही यही है कि नॉलेज इज सुप्रीम। अब अगर नॉलेज सुप्रीम है तो फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ ट्रिक्स, ये क्या है भाई, ये वो क्वेश्चन है, जैसे मान लो आप 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 30 से 40 क्वेश्चन हार्डली आपको नॉलेज वाले आएंगे, रेस्ट जो है आपको 60, उसमें से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिक से या ऑब्जर्वेशन से आपके सॉल्व हो जाएंगे। और ये चीज़ आपको कट ऑफ क्लियर कराने में हेल्प करेगी बहुत, है ना। तो मुझे कट ऑफ क्लियर करनी है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, मेंस लिखना है, तो आप ये चीज़ ज़रूर करो, पहले आप अपना डर ख़त्म करो, ओके। बाकी आप कमेंट करते ना, मैं इसको और कंटिन्यू करूँगा। अभी 2011 स्टार्ट किया है, 2012 फिर 13 फिर 14 फिर 15, ऐसे करते करते बहुत आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।